नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। और आज हम लीगल सोसाइटी इंडिया में अपना चैप्टर 8 करने जा रहे हैं, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से रिलेटेड है। और हमारा ये जो टॉपिक है अथॉरिटीज़ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सेक्शन 48 में बोलता है अथॉरिटीज़ अंडर एक्ट। कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं एक्ट के अंतर्गत? तो बोलता है देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट नेमली। तो भाई ये सारी अथॉरिटीज़ होंगी जो नीचे दे रखी हैं। कौन कौन है? डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, सच अदर क्लासेस ऑफ ऑफिसर एज मे बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। और बाकी क्लासेस के भी ऑफिसर्स हो सकते हैं। तो भैया ये 4 लेवल पे आपके क्या कहते हैं ऑफिसर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अथॉरिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। सेक्शन 49 बोलता है अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज एंड अदर ऑफिसर्स। अब अपॉइंटमेंट और पावर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो कौन अपॉइंट कर रहा है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ही अपॉइंट करती है। फिर बोलता है सब सेक्शन 2 में विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज द डायरेक्टर और एन एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर और अ डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर दैट सबसेक्शन टू अपॉइंट अदर अथॉरिटीज बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो क्या बोल रहा है? बिना प्रावधानों को प्रिजुडाइज करे, विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। तो ऊपर दिए हुए प्रावधानों को जो सबसेक्शन 1 में दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकतों को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है डायरेक्टर को या एडिशनल डायरेक्टर को, या आपका जॉइंट डायरेक्टर हो या डेप्यूटी डायरेक्टर हो या असिस्टेंट डायरेक्टर हो। ठीक है, वो अपॉइंट कर सकते हैं इस सब सेक्शन के अंतर्गत किसे? अदर अथॉरिटीज को बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। अब साफ सी बात है, असिस्टेंट डायरेक्टर आखिरी लेवल पे आता है। असिस्टेंट के ऊपर डेप्यूटी है, फिर जॉइंट है, फिर एडिशनल है और फिर डायरेक्टर है। तो ये आपके 5 आदमी, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके 5 आदमी अपने से नीचे वाले को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर आखिरी है तो बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं सब सेक्शन 3 की। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज एन अथॉरिटी में एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज कन्फर्ड और इम्पोज्ड ऑन इट अंडर दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इम्पोज कर सकती है अथॉरिटीज़ के ऊपर ऐसी पावर जो कि उन्हें डिस्चार्ज करनी है, ऐसी ड्यूटीज़ जो उन पर कन्फर की जाए या इम्पोज की जाए इस एक्ट के अंतर्गत। सेक्शन 50 बोलता है पावर्स ऑफ अथॉरिटीज रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टू गिव एविडेंस। तो क्या बोलता है? पावर्स किन की? अथॉरिटीज की ताकतें रिगार्डिंग किसके? समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड टू गिव एविडेंस। तो पहला बोलता है सबसेक्शन द डायरेक्टर शैल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 13, जो भी डायरेक्टर है सेक्शन 13 के संदर्भ में हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो डायरेक्टर जो होगा किसके लिए? सेक्शन 13 के संदर्भ में सेम पावर्स होती हैं उसके पास जो पावर होती है एक सिविल कोर्ट के पास सीपीसी में। तो सीपीसी में सिविल कोर्ट की ताकतें डायरेक्टर के पास होंगी। वाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स नेमली। अब जब वो ट्राई कर रहा है किसी सूट को फॉलोइंग मैटर्स में, क्या बोलता है? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की ताकत है। इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस किसी भी पर्सन की इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर और रिपोर्टिंग अथॉरिटी और एग्जामिनिंग ऑन ओथ। तो ओथ पे एग्जामिन कर सकता है ना। अटेंडेंस की पावर है। रिपोर्टिंग एंटिटी इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर या रिपोर्टिंग एंटिटी। कंपेल कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। एविडेंस रिसीव कर सकता है एफिडेविट पे। कमीशन इशू कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए, विटनेस के या डॉक्यूमेंट के लिए, और बाकी कोई मैटर जो प्रिस्क्राइब्ड हो। दूसरी बात बोलता है सब सेक्शन 2 में द डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, यही 5 लोग शैल हैव पावर to summon any person whose attendance he considers necessary, whether to give evidence or to produce any record during the course of any investigation or proceeding under the act। तो भाई साफ सी बात है, किसी को भी बुला सकते हैं एविडेंस के लिए। ठीक है, ये 5 लोग। फिर बोलता है ऑल द पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अटेंड इन पर्सन और थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट एंड शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अपॉन एनी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिंग विच दे आर एग्जामिन्ड और मेक स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड। तो भैया अटेंड करना पड़ेगा या तो इन पर्सन या तो थ्रू एन ऑथराइज्ड एजेंट, बाउंड हो गया आप करने के लिए, और जैसे कि उस ऑफिसर ने डायरेक्ट किया उस तरीके से। और आपको क्या कहते हैं? एग्जामिन किया जा सकता है या आपको स्टेटमेंट देने के लिए बोला जा सकता है, प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा सकता है कोई डॉक्यूमेंट। अब सब सेक्शन 4 पे आते हैं। एवरी प्रोसीडिंग अंडर सब सेक्शन 2 और 3 शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 या 228 ऑफ आईपीसी। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही होंगी 193 या 228 के अंतर्गत, अगर हम देखें आईपीसी के।
Subject to any rules made in this behalf by central government, any officer referred to in subsection 2 may impound and retain in his custody for such period as he thinks fit any record produced before him in any proceeding under this act. तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स जो कि बनाए गए हों उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी ऑफिसर है ऊपर दिए हुए सबसेक्शन 2 में वो इम्पाउंड कर सकता है, मतलब लेकर रख सकता है, रिटेन कर सकता है, अपने पास रख के रख सकता है किसी भी पीरियड के लिए वो चाहे, किसी भी रिकॉर्ड को जो कि उसके सामने प्रोड्यूस किया था अभी ऊपर दिए हुए आदमियों ने। प्रोवाइडेड दैट असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर शैल नॉट, अब कह रहा है लेकिन एक बात है, असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर क्या नहीं करेंगे, इम्पाउंड एनी रिकॉर्ड विदाउट रिकॉर्डिंग हिज रीजन फॉर डूइंग सो। भैया इम्पाउंड कर रहा है रिकॉर्ड तो रीजन देगा क्यों कर रहा है। रिटेन इन हिज कस्टडी एनी सच रिकॉर्ड फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 months विदाउट ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जॉइंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर को पहली बात तो रीजन रिकॉर्ड करना है और 3 महीने के बियॉन्ड अगर लेकर रखना चाहते हैं तो जॉइंट डायरेक्टर की परमिशन लेनी होगी। सेक्शन 51 में बोलता है जूरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज क्या रहेंगी। तो पहली चीज तो अथॉरिटी शैल एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एंड परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन और असाइंड एज द केस में बी टू सच अथॉरिटीज बाय और अंडर दिस एक्ट or the rules framed thereunder in accordance with such direction as the central government may issue for exercise of power, performance of functions by all or any of the authorities। तो भैया वो सभी काम करेंगे जो कि उनको ऑथराइज किया गया है या तो एक्ट के अंतर्गत या तो रूल्स के अंतर्गत जो कि डायरेक्शंस पे किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे हैं, ठीक है, या वही सभी पावरों को ये एक्सरसाइज करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटीज इनको अलाउ करेगी। साफ सी बात है इन अदर अथॉरिटीज़ को, ये जो भी अथॉरिटीज़ हैं आपकी ज्यूरिसडिक्शन के कंटेक्स्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत है मेन। सब सेक्शन 2 में बोलता है इन इशूइंग द डायरेक्शंस और ऑर्डर्स रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 सेंट्रल गवर्नमेंट मे हैव रिगार्ड टू एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इनको पावर दे रही है तो क्या क्राइटेरिया लेगी, टेरिटोरियल एरिया, मतलब टेरिटोरियल एरिया किसका कौन सा एरिया होगा, क्लासेस ऑफ पर्सन किस टाइप के मैटर कौन सा एरिया में सुनवाई होगी, क्लास या क्लास के क्लासेस ऑफ केसेस कौन से क्लास के केसेस होंगे, एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दिस जो भी हो, ठीक है, कोई और अगर क्राइटेरिया हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी मेंशन कर सकती है। सेक्शन 52 में बोलता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस एक्सेट्रा। तो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में from time to time issue such orders, instructions and directions to the authorities as it may deem fit for the proper administration of this act, and such authorities and all other persons employed in execution of this act shall observe and follow such orders, instructions and directions of central government। तो बोलता है powers of central government कि भाई पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इशू करने की डायरेक्शंस, तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस दे सकती है अथॉरिटीज़ को जैसे कि उसको ठीक लगे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के इस एक्ट के, मतलब इस एक्ट के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जैसा भी उनको ठीक लगे। अच्छा एक और चीज़, ऐसी अदर अथॉरिटीज़ एंड ऑल अदर पर्सन जो कि एम्प्लॉय किए गए हों एग्जीक्यूशन में इस एक्ट के, वो ऑब्जर्व करेंगे, फॉलो करेंगे उन ऑर्डर्स को, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस शैल बी इशूड सो फार एज टू, तो कोई भी ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस इशू नहीं किए जाएंगे, ठीक है, shall not be issued so far as to requiring any authority to decide a particular case in particular manner, कि किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को पर्टिकुलर केस से पर्टिकुलर मैनर में ही करना है, ठीक है, तो उन ऑर्डर्स की क्या कहते हैं नाफरमानी नहीं होगी, उनको उसी तरीके से करना होगा। इंटरफियर विद द डिस्क्रिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन शैल बी इशूड एज टू, कोई भी डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस या कोई भी इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स इशू नहीं होंगे किसी भी अथॉरिटी को किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए या किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डिस्क्रिशन को लेते हुए। देखो एक चीज़ है यहाँ पे जो कि मैं अभी पीछे गलत बोल गया था, आप कैसे काम करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन आपको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि पर्टिकुलर केस को डिसाइड कैसे करना है, किस मैनर में डिसाइड करना है। डिस्क्रिशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की कभी आपको टच नहीं करनी, वरना जुडिशियल बॉडी तो खराब ही हो जाएगी ना अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डिस्क्रिशन को ही आपने टच कर दिया या उनको बताने लग गए, गाइड करने लग गए। जनरल सुपरिटेंडेंस हमेशा आपकी जो रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, डायरेक्शंस वो इशू करेगा, ठीक है, कि एग्जीक्यूशन इसे ऐसे करो वैसे करो, लेकिन अथॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को याद रखना है किसी केस को डिसाइड करने का तरीका नहीं बता सकता, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। ये चीज़ हमने बाकी एक्ट्स में भी देखी है, कॉमन है ये बात।
सेक्शन 53 में बोलता है एम्पावरमेंट ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स, बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर्स एम्पावर एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट एज एन अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल या जनरल ऑर्डर्स के द्वारा एम्पावर कर सकती है किसी ऑफिसर को जो कि डायरेक्टर की रैंक से नीचे ना हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, कि वो एक्ट करे एज अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। ठीक है, एम्पावर कर सकता है। Provided that central government may empower an officer below the rank of director if the officer of the rank of director or above are not available in particular area। तो डायरेक्टर से रैंक से नीचे के आदमी को भी एम्पावर कर सकता है सब्जेक्ट टू द फैक्ट डायरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस एरिया में। सेक्शन 54 में बोलता है सर्टेन ऑफिसर्स टू असिस्ट इन इंक्वायरी एक्सेट्रा। अब सर्टेन ऑफिसर्स को बोला गया कि भैया असिस्ट कीजिए इंक्वायरीज में या एक्सेट्रा। तो बोलता है द फॉलोइंग ऑफिसर्स एंड The following officers and others are hereby empowered and required to assist the authorities in enforcing of this act। कौन कौन है वो? पहली बात, अब ये सभी ऑफिसर्स असिस्ट करेंगे। कौन है? ऑफिसर्स ऑफ कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट करेंगे। फिर ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो भी हैं वो कर रही हैं। मेंबर्स और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज referred to in clause F of section 2 of officers of stock exchange recognized under section 4 of securities contract regulation act 1956। ऑफिसर्स जो कि आरबीआई के हों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सब सेक्शन 1 के सेक्शन 3 में। ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, ऑफिसर्स इन्फोर्समेंट अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 36 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑफिसर्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के ऑफिसर्स, ठीक है, established under section 3 of Securities and Exchange Board of India। Officers of Insurance Regulatory Development Authority IRDA, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश किए गए हैं एक्ट 1999 के हिसाब से। ऑफिसर्स ऑफ फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, जो कि स्टैब्लिश किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 के, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के। फिर ऑफिसर्स एंड मेंबर्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो भी मेंबर्स हैं ऑफिसर्स हैं रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन के। ऑफिसर्स ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्टरिंग अथॉरिटी एम्पावर्ड टू रजिस्टर मोटर व्हीकल अंडर चैप्टर 4 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। फिर आपके ऑफिसर्स हों और मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट and works accountants of India constituted under section 3 of cost and works accountant act 1959। फिर आपका आता है ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट 1980 का। ऑफिसर और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड और स्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। सच अदर ऑफिसर्स और of the central government, the state government, local authorities or reporting entities as central government may by notification specify in this behalf। अब देखो भाई, इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 54 था वो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये सभी ऑफिसर्स जो मैंने आपको ऊपर बताए, इनको क्यों बोला जा रहा है असिस्ट करने के लिए? इन सभी ऑफिसर्स को इस एक्ट में बोला जा रहा है क्योंकि भैया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन ऑफिसर्स की असिस्टिंग कैपेसिटी का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर नहीं करेंगे ना असिस्ट, तो भैया चीज़ें हो ही नहीं पाएगी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ना बताएं, इन्फॉर्मेशन ही ना दे, स्टॉक्स वाले ना दे, आरबीआई ना दे, पुलिस ऑफिसर्स काम ना करें, तो ये सारे के सारे एक्ट्स को टच करता है ये आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इनके ऑफिसर्स को ज़रूरत है कि भाई इस एक्ट की सहायता करें, इनके सहायक बने। तो गाइज़ इसी के साथ हम अपना वाइंड अप करते हैं। मैं एक बार वाइंड अप करने से पहले वही एज अ मैटर ऑफ केविएट, एज अ मैटर ऑफ नोटिस आपको ये बात बोलना चाहूँगा, काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सीरीज़ को और बने रहिए। अगले पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 9। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।